हेलो बच्चों, वेलकम टू द लिप लैब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 द राइज ऑफ एम्पायर, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स ऑफ माइन। आज हम इसको कहानी की तरह समझेंगे। अब पाटलिपुत्र का नाम तो सबने सुना होगा, तो कहानी शुरू होती है दो बच्चों से जो पास्ट में जाकर पाटलिपुत्र पहुंचते हैं टाइम मशीन के थ्रू, और वहां उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उन्हें अपने एम्पायर के बारे में बताती है। दोनों बच्चे देखते हैं कि यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने अजीब सी ड्रेस पहनी हुई है, वहाँ पे घोड़े हैं, हाथी हैं। वो लड़की उन्हें बताती है कि अपनी आवाज़ धीरे करके बात करो क्योंकि ये हमारे सोल्जर्स हैं जो कि वॉर के लिए निकल रहे हैं। वो बताती है कि हमारा किंग हमें प्रोटेक्ट करता है, पर जब भी वॉर की जरूरत पड़ती है तो वो लड़ाई भी करता है। और बताती है कि ये रिवर नहीं है बल्कि इसे हम मोट बोलते हैं। मोट ना एक गहरी खाई होती है जिसमें पानी भरा होता है ताकि कोई भी दुश्मन किले के अंदर ना आ सके। किले की सुरक्षा के लिए होती है। जैसे ही सारे सैनिक अंदर आ जाते हैं तो ब्रिज को खींच देते हैं ताकि कोई भी बाहर से अंदर ना आ सके। फिर वो लड़की बताती है कि कैसे वो फॉरेस्ट से टिम्बर, हर्ब्स और बहुत सारे रिसोर्सेज लेते हैं, इवन एलिफेंट्स भी लेते हैं ताकि वो उन्हें यूज कर सके अपनी आर्मी में। फिर उन्हें पता चलता है कि उस पहाड़ी के पास एक ओपनिंग है, यानी केव या फिर गुफा, जो साधु संतों के लिए बनाई गई है। फिर वो अंदर जाके मार्केट्स देखते हैं, कैसे चाइना से सिल्क आ रहा है, साउथ से स्पाइसेस के मार्केट में हर चीज मिल रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नाच गाना करके लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, किंग के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। फिर वो लड़की बताती है कि हमारा किंग बहुत पावरफुल है और पाटलिपुत्र किंगडम ना होके पूरा का पूरा एम्पायर है। बट अब एम्पायर का मतलब क्या है? अब देखो, एम्पायर का मतलब होता है सुप्रीम पावर, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। और ट्रिब्यूटरीज का मतलब ये होता है कि छोटे राजा जो बड़े राजा के कंट्रोल में होते हैं। अब एम्पायर ना छोटे छोटे किंगडम या फिर टेरिटरीज का एक ग्रुप होता है जिन पर पावरफुल रूलर का कंट्रोल होता है। छोटे छोटे राज्यों के अपने एक राजा होते हैं, लेकिन वो एम्परर के अंडर काम करते हैं। और जो सबसे बड़ा राजा होता है उसको हम एम्परर बोलते हैं, जो पूरे एम्पायर को गवर्न करता है या फिर चलाता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे सम्राज। सम्राज का मतलब है सबका स्वामी, ठीक है, सुप्रीम रूलर। अधिराज का मतलब है सबसे ऊपर का रूलर, सबसे ऊपर वाला, ओवरलॉर्ड। और राजाधिराज का मतलब है किंग ऑफ किंग्स, यानी राजाओं का भी राजा। इसी को हम, ये सारे मतलब एम्परर के ही नाम है। जो एम्परर था वो अपने अंडर आने वाले छोटे राजा जो थे या फिर राज्य जो थे उन पे कंट्रोल रखता था। और इसके बारे में और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे आर्मी को मेंटेन रखना, उस पर कंट्रोल रखना, अपने एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाना या फिर प्रोटेक्ट करके रखना। फिर है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, टैक्सेस को कलेक्ट करना, लॉ बनाना, करेंसी को इशू करना, ट्रेड को रेगुलेट करना, रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, जैसे माइन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, आर्ट को बढ़ावा देना, लिटरेचर को बढ़ावा देना, रिलीजन, स्कूल्स, लर्निंग का सेंटर बनाना, नेटवर्क बढ़ाना, जैसे रोड्स बनाना, रिवर, सी नेविगेशन वगैरह हो गया। और ट्रिब्यूटरी के बदले में जो एम्परर था वो अलाउ करता था, जो रीजनल किंग्स होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे या फिर चीफ्स होते थे, उनको वो अलाउ करता था कि वो उस एरिया को गवर्न करे या फिर उसको चलाए। जो आर्मी थी उनको ट्रेन किया जाता था बाकी के किंगडम्स को कॉन्कर करने के लिए, ठीक है, उन पे कब्जा करने के लिए, वॉर करने के लिए, कंट्रोल लेने के लिए, या फिर अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। जो किला था या उसकी दीवारें थी मोस्टली वो बॉर्डर्स के पास बनाई जाती थी। अब देखो, किसी आर्मी को मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है। सैनिकों को खाना देना, कपड़े देना, इक्विपमेंट्स देना, हथियार देना, इवन उनको पे करना। उसके बाद एलिफेंट्स और हॉर्सेस की भी केयर करनी पड़ती थी, रोड्स बनवाना, शिप्स बनवाना। अब इन सब में जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा? देखो, वो ट्रेड से आता था। अब ट्रेड का क्या मतलब है? तो अपना सामान खरीदना या बेचना। जो एक अच्छा राजा होता था वो ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करता था कि ट्रेड रूट्स को बढ़वाना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके, सामान को इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किया जा सके, चाहे वो एम्पायर के अंदर हो चाहे वो एम्पायर के बाहर हो, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। जितना ज़्यादा ट्रेड उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा पैसा और उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन। अब देखो किन किन चीज़ों का ट्रेड होता था। टेक्सटाइल्स का, स्पाइसेस का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होते थे, लग्जरी आइटम्स होती थी, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते थे, और बहुत सारे एनिमल्स को भी बेचा खरीदा जाता था। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता था बल्कि इंडिया के बाहर भी होता था, लैंड के रास्ते या फिर सी के रास्ते। जो ज़्यादातर ट्रेडर्स होते थे वो सारे मिलके काम करते थे, बिजनेस करते थे। उन्हें समझ आ गया था कि मिलके काम करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो उन्होंने गिल्ड्स बनाए। गिल्ड्स यानी कि श्रेणीज बनाई, जिसका एक मुखिया होता था जिसको इलेक्ट किया जाता था। इन श्रेणीज में ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, मनी लेंडर सब आते थे। गिल्ड्स में लोग मिलकर अपने बिजनेस या काम से जुड़े फैसले लेते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे बिजनेस में। उन्हें लगता था कि कंपटीशन से ज़्यादा अगर वो साथ में रह के रिसोर्सेज, इन्फॉर्मेशन, मार्केट, सप्लाई, डिमांड, ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा उनको। इवन उनके काम में राजा भी दखल अंदाजी नहीं करता था, क्योंकि वो करेगा भी क्यों? अगर ट्रेड फ्लरिश हो रहा है, फल फूल रहा है, तो राजा को तो बस पैसों से मतलब होता था। वो सारे मिलकर अपने खुद के रूल्स बनाते थे और अपनी मर्जी से काम करते थे। अब गिल्ड्स ये दिखाते थे कि इंडियन जो सोसाइटी है वो खुद मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकती है, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाल सकती है। इवन पहले जो गांव थे उसमें अलग अलग कमिटीज होती थी, काउंसिल्स होती थी जो गांव के काम को संभालती थी। और एक अच्छा राजा कभी इसमें इंटरफेयर नहीं करता था, वो लोगों को खुद अपने मैटर संभालने देता था और वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करता था।
अब देखो 6 से 4th सेंचुरी BCE में चेंजेस हो रहे थे नॉर्थ इंडिया की तरफ। वहाँ पे 16 महाजनपदास थे। महाजनपदास यानी कि बड़े बड़े किंगडम्स, और उनमें से एक था मगध, जो बिहार वाली साइड पे पड़ता है। अजात शत्रु नाम का एक राजा था जिसने मगध को स्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया था। अब क्योंकि मगध एम्पायर गंगा प्लेन्स की तरफ पड़ता है, गंगा नदी के पास पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे टिम्बर्स होते थे, फॉरेस्ट होते थे, एलिफेंट्स होते थे। वहाँ पर आयरन का यूज़ किया गया हथियार बनाने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर में यूज़ किया गया, और इस वजह से एग्रीकल्चर भी फूला क्योंकि आयरन प्लफ्स बनाए गए थे जिससे खेत जोतने में आसानी होने लगी। अब आयरन यूज़ करने से जो खेती थी वो अच्छी होने लगी, तो ज़रूरत से ज़्यादा अनाज आने लगा, और इस वजह से लोग जो थे आर्ट पे, क्राफ्ट्स पे, इन सब चीज़ों पे भी ज़्यादा ध्यान देने लगे। ट्रेड बहुत अच्छा हो गया था, तो पैसे बहुत अच्छे आने लग गए थे, इनकम बढ़ गई थी, और मगध और ज़्यादा पावरफुल होता चला गया। महापद्मनंदा नाम के एक राजा थे जो बहुत पावरफुल हुआ करते थे। उन्होंने नंदा डायनेस्टी की स्थापना करी थी। इकोनॉमी बहुत मजबूत थी उस टाइम पे। कॉइन्स इशू करे उन्होंने। जो ग्रीक्स थे उनको पता चला कि नंदा डायनेस्टी के पास बहुत बड़ी आर्मी थी। नंदा डायनेस्टी का आखिरी राजा था धनानंद। वो बहुत ज्यादा अमीर तो था, वेल्दी तो था, लेकिन वो लोगों के साथ ढंग से बिहेव नहीं करता था, उनका शोषण करता था, वो एक्सप्लॉइट करता था, इसलिए लोगों को वो अच्छा नहीं लगता था, और इसी वजह से जो नंदा डायनेस्टी थी वो आगे चल के ख़त्म सी होने लगी। पाणिनि ने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, अष्टध्यायी, जिसमें संस्कृत भाषा के ग्रामर के रूल्स थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए ये। अब देखो नॉर्थ वेस्ट साइड में ना काफ़ी छोटे छोटे किंगडम्स थे, और वहाँ पे ना एक राजा था पोरस, और तुमने कहानी भी सुनी होगी पोरस की, जिससे अलेक्जेंडर का युद्ध हुआ था। अलेक्जेंडर को हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। उसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जीत ली थी, मतलब पूरे दुनिया के बहुत बड़े एरिया पे उसने जीत हासिल करी थी और अपने एम्पायर को फैलाया था। इंडिया में वो लगभग 326 BC में आया था, जहाँ पे उसकी राजा पोरस से लड़ाई हुई थी। अलेक्जेंडर जीत तो गया, लेकिन पोरस की बहादुरी से इम्प्रेस होके उसने पोरस को ही राजा बने रहने दिया। अब बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आता है जिसमें अलेक्जेंडर की मुलाकात जिम्नोसॉफिस्ट के साथ हुई। ब्रॉडली हम इनको नागा साधुज मान सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत कम कपड़े पहनते थे, इसलिए हम इनको नेकेड फिलोसोफर्स भी बोलते हैं, और ये अपनी बुद्धिमानी की वजह से जाने जाते थे। अलेक्जेंडर ने ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे इनसे, मतलब पहेलियों के थ्रू, और इन साधुओं ने बहुत शांति से और बुद्धिमानी से जवाब भी दिए। और अलेक्जेंडर ने बोला कि अगर आप मेरे को इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए तो मैं आप सबको मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन बाद में वो इनसे इम्प्रेस हो गया और इनको छोड़ दिया। बहुत अलग अलग तरीके की कहानियां मानी जाती है, लेकिन देखो बहुत एक फेमस कहानी है उनके बारे में। अलेक्जेंडर ने पूछा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, लाइफ या फिर डेथ। तो उनमें से एक साधु ने जवाब दिया कि लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है, लेकिन डेथ कंटिन्यू नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसी इंसान को सबसे ज्यादा प्यार कैसे मिलता है। तो जवाब आया कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर न पैदा करे, उसको ही लोगों का प्यार मिलेगा। अब देखो धनानंदा के बारे में पढ़ा था, फिर नंदा डायनेस्टी खत्म होने लगी थी। उसके बाद अलेक्जेंडर आया था इंडिया में, इंडिया को छोड़ के वो अपनी आर्मी के साथ चला गया। उसके बाद एक नया एम्पायर बना जो कि था मौर्यन एम्पायर। इसके सबसे पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटोर थे कौटिल्य। अब देखो कौटिल्य के बारे में समझते हैं पहले। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिनमें कौटिल्य के बारे में बताया है कि उनका नाम चाणक्य था या फिर विष्णुगुप्त था। ही वॉज अ टीचर एट द वर्ल्ड रीओन्ड तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इनकी ना एक बहुत फेमस कहानी है जो धननंदा की कोर्ट से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था लोगों को, एक्सप्लॉइट करता था वो राजा। कौटिल्य ने धननंदा को एडवाइस दी थी कि वो अपनी नीतियां बदल ले, वरना उसका जो एम्पायर है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। उसने वार्निंग दी, और इसके बदले में धननंदा ने उसको इंसल्ट करा अपनी कोर्ट में। इवन इंसल्ट करने के बाद अपने कोर्ट से उसको निकाल दिया, और उसी दिन से कौटिल्य ने कसम खा ली थी कि वो उस चीज़ का बदला लेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी ऐसी कुछ कहानियां हैं। कौटिल्य जब पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य से मिले तो उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, बहुत अच्छा राजा बन सकता है, तो उन्होंने उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, उन्हें लर्निंग दी, नॉलेज दी, और फिर बाद में दोनों ने मिलकर नंदा डायनेस्टी को हटाया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। और यहीं से मगध में मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई। अब जो मैं पढ़ा था ना कि मगध एम्पायर इतना अच्छा था ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, इवन पॉलिटी में, ठीक है, इतना अच्छा ट्रेड होता था, तो वो कहीं ना कहीं कौटिल्य की वजह से होता था। उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी इकोनॉमी की और पॉलिटिक्स की, और वो एडवाइस करते थे चंद्रगुप्त मौर्य को कि कब क्या करना है और अपने एम्पायर को कैसे बढ़ाना है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक्स को भी युद्ध में हरा दिया, लेकिन बाद में उनके साथ रिलेशंस बनाए। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज नाम का एक ग्रीक हिस्टोरियन था
जिसने इंडिया के ऊपर बुक लिखी थी इंडिका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ओरिजिनल बुक खो चुकी है, लेकिन बाद में कुछ ग्रीक राइटर्स ने उस बुक से रिलेटेड अपनी किताबों में लिखा था। कौटिल्य ने अपनी फेमस बुक अर्थशास्त्र में बताया कि किंगडम को कैसे चलाना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे मजबूत बनाना चाहिए, कैसे डिफेंस, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों के बारे में गाइडलाइंस दी है। और उनका एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था सप्तांग, यानी कि 7 राज्यों के 7 अंग या फिर राज्यों के 7 पार्ट। ठीक है, 7 पार्ट्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो 7 पार्ट्स थे यही मिलकर एक स्टेबल, प्रोटेक्टेड और प्रॉस्पेरस किंगडम बनाते हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन के खिलाफ और पनिशमेंट पर भी बहुत जोर दिया था। कौटिल्य के अनुसार जो राजा की असली खुशी है वो लोगों की खुशी में ही होनी चाहिए। राजा को सिर्फ अपनी पसंद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि वो ऐसी चीजें करे जिससे लोगों का फायदा हो, और वही सबसे ज्यादा पावरफुल राजा माना जाता है। अब आता है द किंग हु चोज पीस, यानी कि अशोका दी ग्रेट। उनके बारे में तुमने बहुत सुना होगा, ये पूरा टॉपिक उन्हीं के ऊपर है। अशोका एक बहुत फेमस राजा थे मौर्यन डायनेस्टी के। वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था, बहुत पावरफुल राजा थे। उनका एम्पायर ऑलमोस्ट पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कवर करता था, जिसमें आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्से होते थे, बट साउथ के कुछ रीजन्स को छोड़ के। फिर एक कलिंगा वॉर ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। कलिंगा आज के उड़ीसा में था। अशोका ने वहाँ एक बहुत भयंकर युद्ध देखा, इतनी सारी डेथ देखी, इतनी ज़्यादा तबाही देखी, डिस्ट्रक्शन देखी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ और बहुत बुरा लगा। यहीं से उनकी जो लाइफ थी वो चेंज हो गई। उन्होंने बुद्धिस्ट टीचिंग्स लिया भर में फैलाया, जैसे कि श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया। उन्होंने बुद्धा के मैसेज को जगह जगह फैलाया, फार एंड वाइड, ठीक है, दूर दूर तक फैलाया। हिस्टोरियंस ना अशोका को अ ग्रेट कम्युनिकेटर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर में रॉक्स पे, पिलर्स पे अपने मैसेज को लिखा था, लोगों तक पहुंचाया था और धर्म को फॉलो करने के लिए बोला था। देखो, एडिक्ट्स यानी कि राजा के द्वारा करी गई घोषणाएं या फिर आदेश, तो जो उनके एडिक्ट्स होते थे वो ज्यादातर प्राकृत लैंग्वेज में होते थे। तो उस टाइम की बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करती थी इंडिया में, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। अब देखो, इंडिया में जितनी भी रीजनल स्क्रिप्ट्स है ना, उन सबकी मदर ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, यानी कि सबका ओरिजिन यहीं से हुआ था। अशोका ने ना अपने एडिक्ट्स में खुद को देवनम पिया या फिर पियादासी लिखवाया था, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय, ठीक है। और पियादासी का मतलब दूसरों के प्रति जो दयालु होता है, काइंड होता है। इससे पता चलता है कि अशोका खुद को दयालु दिखाना चाहता था और इस रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। इवन अशोका अपने किंगडम से बाहर भी लोगों की, एनिमल्स की मेडिकल केयर करता था और पूरी व्यवस्था चलाता था। इवन उसके टाइम में जानवरों को नुकसान पहुंचाना, उनकी हंटिंग करना भी मना था, और जब भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े तो वो देता था। उसने रेस्ट हाउसेस बनवाए थे, कुएं बनवाए थे, फ्रूट्स और शेड देने वाले ट्रीज प्लांट किए थे। इवन अशोका ये भी चाहते थे कि अलग अलग आइडियोलॉजीज या फिर जो धार्मिक दार्शनिक विचारधारा है, आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे और एक दूसरे की अच्छी चीजें सीखें। अब देखो, अशोका की डेथ के बाद ना जो उनके सक्सेसर्स थे, उनके बाद के जो राजा थे, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से एम्पायर को रूल नहीं किया या इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बना पाए। जो उनके छोटे छोटे राज्य थे वो टूटते चले गए। अब पाटलिपुत्र जैसे एरियाज में प्लेसेस थी, पब्लिक बिल्डिंग्स थी, वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स थी, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम था। अब हमें इनकी डेली लाइफ के बारे में पता चलता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, पैसे बहुत अच्छे थे, इनकम बहुत अच्छी थी। एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता था इनकम का। साल में 2 क्रॉप्स उगाई जाती थी, बहुत सारा खाना था, पर्याप्त फूड था, इवन इनफ से ज़्यादा था। ग्रेनरीज हुआ करती थी जिसमें अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। इवन वॉर के टाइम पे किसानों को प्रोटेक्शन दी जाती थी ताकि हमारी फार्मिंग प्रभावित ना हो। सिटीज वेल प्लान्ड होती थी, स्ट्रीट पे साइन बोर्ड्स होते थे, मैसेज पहुंचाने के लिए कुरियर्स होते थे, संदेश ले जाने के लिए। घर मोस्टली लकड़ी के होते थे और 2 मंजिल तक होते थे, और आग से बचने के लिए सड़कों पर, स्ट्रीट्स पर पानी के बर्तन रखे जाते थे। अब यहाँ पे एक स्कल्पचर दिखाया है जो मॉडर्न आर्ट का एक एग्जाम्पल है। देखो, पिलर के ऊपर के हिस्से को कैपिटल बोलते हैं। अशोका ने वाराणसी के पास सारनाथ में एक पिलर लगवाया था जहाँ पे बुद्धा ने अपनी पहली टीचिंग दी थी। उसके ऊपर बने हैं 4 लायंस जो रॉयल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमने अपने सिक्कों पे भी देखे हैं। और जो नीचे के रिंग है उस पे एलिफेंट, बुल, हॉर्स और लायन बने हुए हैं, और इसके साथ धर्म चक्र भी बना है जो बुद्धा की टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और यही सारनाथ लायन कैपिटल आगे चलकर इंडिया का नेशनल एम्बलम बना। इसका मोटो है सत्यमेव जयते, कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। और ये जो मोटो है ये मुंडका उपनिषद से मिला है हमें। इवन इस धर्म चक्र को हम अपने नेशनल फ्लैग के बीच में भी देखते हैं।
अब तुम हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे अबाउट एम्पायर्स, जैसे कि रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर खत्म कैसे हो जाते हैं। अब एम्पायर्स खत्म होने के या फिर कमज़ोर होने के बहुत रीजंस होते हैं, जैसे कि लोकल रूलर्स कभी कभी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, खासकर तब जब उनका एम्परर जो है, जो सबसे बड़ा वाला राजा है, वो कमज़ोर हो जाता है। बहुत बड़ा एम्पायर होने के बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जो दूर की टेरिटरीज है अक्सर सबसे पहले वही अलग होने लगती हैं। इवन इकोनॉमिक क्राइसिस भी एम्पायर को कमज़ोर करते हैं। लेकिन वहीं अगर राजा अच्छा हो, तो जैसे मौर्यन एम्पायर बहुत ज़्यादा फला फूला था, वैसे काफ़ी सारे एम्पायर्स पावरफुल हो सकते हैं और ज़्यादा पॉलिटिकल यूनिटी आ सकती है। इन शॉर्ट, एम्पायर जितना बड़ा होता है उसे मेंटेन करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंटिल देन, गुड बाय।